नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। फायर सीजन में इस बार जंगल खूब धधके। फायर सीजन में अभी तक 1251 जंगल की आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें कुमाऊं रीजन में 601 और गढ़वाल में 538 जंगल में आग की घटनाएं सामने आई हैं और 1720 हेक्टेयर जंगल अब तक प्रभावित हुआ है। जंगल की आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं फायर सीजन में 10 लोगों की मौत की खबर आई है और 9 लोग घायल हुए। तो आग की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं और इसकी वजह से वन संपदा का भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ जनहानि भी हुई है। 1251 आग की घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं और अनुमान के मुताबिक कुमाऊं में 601 और गढ़वाल में 538 घटनाएं अब तक सामने आई हैं। 1720 हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हुए हैं। भारी नुकसान हुआ है वन संपदा को। तो चक्राता में भी जंगल लगातार जल रहे हैं। कोटी कनासर के पास जंगल में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में कई फलदार पेड़ जलकर राख हो गए। इतना ही नहीं, देवदार के बेशकीमती पेड़ भी आग की आगोश में आ गए। वहीं आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। टिहरी जिले की घनसाली विधानसभा के भिलंगना रेंज के कई जंगल भीषण आग की चपेट में हैं। रात भर कई जंगल धधकते रहे और दिन में आग लगी हुई है। वन विभाग अभी तक आग पर काबू नहीं पा पाया है। वहीं आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। तो उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप जारी है। मैदानी जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। देहरादून में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं रुड़की में तापमान 44 डिग्री पहुंच गया है। खटीमा में 43 डिग्री। पहाड़ में तापमान बढ़ने से लोग गर्मी से परेशान हैं। नैनीताल में तापमान 36 डिग्री है और पहाड़ों की रानी मसूरी में तापमान 30 डिग्री पार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 19 जून तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक सूरज लगातार आग उगल रहा है। राजधानी देहरादून में पारा 43 डिग्री को पार कर चुका है, तो रुड़की जैसे शहरों में भी टेम्परेचर 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। इसके चलते लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो प्रचंड गर्मी हो या फिर पानी की किल्लत हो या फिर बिजली की दिक्कत हो। लेकिन इन सब के बीच मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर दी है। आज शाम से मौसम में बदलाव हो सकता है। ये कह सकते हैं कि प्री मानसून शावर का असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। राजधानी देहरादून में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शाम से बूंदाबांदी हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। तो यही इम्पैक्ट पूरे प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है और कल से पूरे प्रदेश भर में मौसम विभाग ने बारिश और तेज आंधियों का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जून के आसपास या उसके बाद उत्तराखंड में मानसून एंटर कर सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। दशकों बाद इस बार पहाड़ आग उगल रहा है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ पर पारा 35 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पहाड़ों में तेजी से बढ़ता पारा एक साथ कई दिक्कतों को आमंत्रित कर रहा है, जिसकी कीमत आने वाले दिनों में चुकानी पड़ सकती है। बीते सालों तक पहाड़ इन दिनों प्री मानसून बारिश से भीग चुके थे, लेकिन इस बार नजारा एकदम बदला हुआ है। आलम यह है कि सूरज की तपिश कहर बनकर टूट रही है। जिन पहाड़ी इलाकों का तापमान बीते सालों में कभी भी 30 डिग्री के पार नहीं गया, वहां इस बार पारा 35 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। आलम यह है कि पहाड़ी इलाकों में अधिकतम के साथ ही न्यूनतम पारा भी चढ़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बार गर्मी ने बीते 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसका असर पहाड़ी इलाकों में साफ देखा जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोडें ज़्यादा कट रही हैं, जंगलों में बर्निंग हो रही है और उसके साथ साथ ही मकानों का इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उस हिसाब से हमारे जो जलवायु का नियंत्रण है वो नहीं हो पा। पहाड़ों में बढ़ते तापमान के लिए ग्लोबल वार्मिंग तो बड़ी वजह है ही, साथ ही पेड़ों का अंधाधुंध कटान और अनियोजित विकास भी पारे को चढ़ा रहे हैं। बीते सालों में ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी रोड कटी है, जहां आमतौर पर इंसानी दखल काफी कम होता है।
यही नहीं, पारंपरिक भवन शैली को भी दशकों पहले लोग अलविदा कह चुके हैं। ऐसे में पहाड़ के सभी शहर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गए हैं। नतीजा ये है कि सीमेंट के घर ना तो गर्मी रोकने में कारगर साबित होते हैं और ना ही पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। एक तो हमारे जंगल मर जाएंगे, दूसरा क्या होगा कि हमारी जो पारिस्थितिक तंत्र की सेवाएं हैं उसमें कमी आएगी, तीसरा होगा कि हमारा जो वाटर टावर है, थर्ड पोल, खासकर 3 पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड थर्ड पोल, जो हमारा हिमालय है, वहाँ का ग्लेशियर का मेल्टिंग बहुत फास्ट होगा और पानी की कमी होगी। पहाड़ों में जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है, उससे ग्लेशियर की स्थिति में भी खासा असर पड़ रहा है। मौसम के बदले मिजाज ने इकोसिस्टम को भी प्रभावित किया है। बारिश कम होने से भूगर्भीय जल स्तर नीचे गिर रहा है, वहीं पारा चढ़ने से ग्लेशियर के गलने की रफ्तार भी बढ़ रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय में पानी की समस्या को लेकर डांग गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने जल संस्थान विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत पानी का टैंक बनाया गया है, लेकिन पानी छोड़ा नहीं गया, जिससे गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं जल संस्थान ने अधिकारियों का ये कहना है कि 2 गांव की आपसी लड़ाई के कारण ही जल जीवन मिशन का काम प्रभावित हुआ है। गांव की पुरानी लाइन से पानी की सप्लाई की जा रही है। ग्रामीणों के लिए पंपिंग योजना से भी पानी की व्यवस्था बनाई गई है। हमारे यहाँ जो जल जीवन मिशन के तहत जो टैंक बन चुका है, आधा से ज़्यादा लाइन बिछी और अभी तक जो उस पर जो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पानी जो दे ही नहीं रहे हैं, बगल के गांव वाले तानाशाही कर रहे हैं और शासन प्रशासन को कई बार लिख के दिया है, फिर भी जो शासन प्रशासन जो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो टैंक भी बना हुआ है हमारा और पाइपलाइन भी बिछी हुई है और अभी तक वहाँ पानी नहीं पहुँचा। तो हम जिला प्रशासन से, शासन प्रशासन से यही पूछना चाह रहे हैं कि अभी तक पानी क्यों नहीं आ रहा, जब हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, अभी भी आ रहे हैं। आज तो हम सीधे धरने पे बैठने के लिए आ रखे हैं। एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ बिजली कटौती से हल्द्वानी के लोग परेशान हो चुके हैं। दिन हो या रात, शहर के इलाके में घंटों की बिजली कटौती हो रही है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग बिना बताए ही घंटों बिजली काट रहा है, जिससे लोग न दिन में ढंग से काम कर पा रहे हैं और न ही रात में आराम कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग समय से पानी भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि जब पानी है तब बिजली नहीं और जब बिजली है तब पानी नहीं। तरह से बिजली विभाग रोस्टिंग कर रहा है। मैं बिजली विभाग से कहना चाहता हूं कि आप जो भी रोस्टिंग कर रहे हैं उसको एक दिन पहले न्यूज़पेपर में प्रसारित करिए, जिससे कि जनता को पता रहे कि कल कितने घंटे लाइट आएगी, कितने घंटे लाइट नहीं आएगी। बिजली को लेकर के बहुत सारी दिक्कत हो रही है, जैसे रात में कट हो जाती है तो बच्चे भी काफ़ी परेशान रहते हैं और कभी कभी बहुत से लोग घर में इन्वर्टर वगैरह भी नहीं है, उससे भी लोगों को दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह नैनीताल की सड़कों पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले। इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल और हॉकी खेला। सीएम धामी ने पर्यटकों से बातचीत भी की और उनके अनुभव पूछे। वहीं सीएम धामी ने चाय के ठेले पर खुद चाय बनाई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग, ध्यान और वॉक जरूरी है। 3 तस्वीरें आज सुबह के हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, लोगों से बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे उन्होंने बातचीत की। मॉर्निंग वॉक के दौरान उनसे उनके अनुभव पूछे। पहाड़ में आकर उन्हें कैसा लग रहा है, पर्यटक के तौर पर फुटबॉल और हॉकी खेलते हुए नजर आए खिलाड़ियों के साथ। तीसरी तस्वीर आप देखिए, चाय बनाई भी, चाय पी और चाय पर चर्चा की। योग देखिए संपूर्ण दुनिया का योग हो गया है। इसको संपूर्ण दुनिया का योग बनाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके आह्वान पर आज संपूर्ण विश्व 21 जून को योग दिवस मना रहा है। ये हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि आज वो जन जन का योग और घर घर का योग बन गया। हमारे देश में बहुत तेज़ी से योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को अपना रहा है, अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहा है और ये योग हमारा अनवरत रूप से आगे बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, तो इसका प्रचार प्रसार होगा। उत्तराखंड में भी हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, आदि कैलाश पर हम लोगों ने प्रस्तावित किया है कि वहाँ भी मैं भी योगाभ्यास के कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा और भी अनेक स्थानों पर हमारे योग के कार्यक्रम होंगे।
देहरादून में मानसून की तैयारियों के मद्देनजर लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की। इस दौरान सतपाल महाराज ने बरसात से पहले सड़कों के किनारे नालियों और कलमट की सफाई के निर्देश दिए। मीटिंग में बताया गया कि प्रदेश में कुल 3,985 पैदल और मोटर पुल हैं, जिनमें अभी तक 2,627 पुलों का स्थलीय निरीक्षण किया जा चुका है। मानसून सीजन की शुरुआत होने वाली है। वहीं पिछले साल हरिद्वार जिले में शहर से देहात तक बाढ़ से बचने के लिए प्रशासन की ओर से कई काम के दावे किए गए थे, लेकिन बीते 1 साल बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार के लक्सर समेत कई क्षेत्रों से आई बाढ़ की ये तस्वीर पिछले साल खूब सुर्खियों में रही। बरसाती नदी के तटबंध टूट जाने से लक्सर कस्बे और आसपास के गांव में बाढ़ आ गई थी। हरिद्वार शहर के हालात भी कुछ इसी तरह के थे। यहाँ भी सड़कें समंदर हो गईं। शहरी क्षेत्र में जल भराव ना हो, इसके लिए प्रशासन ने एक बड़ा नाला बनाना प्रस्तावित किया। हालांकि 15 करोड़ की लागत से बनने वाला नाला सिर्फ बैठकों में ही बनता रहा। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया। कि शासन प्रशासन तो अपनी जो योजनाएं बनाता है वो कागजों में पूरी भी हो जाती है और बन भी जाती है। अब पता नहीं, हो सकता है आधा नाला कागजों में बन भी गया हो। भी आप देख लीजिए, नाले इनकी सफाई नहीं हो रखी है, और जबकि मानसून सिर पे है। जिस तरह से यहाँ पे पानी भरता है और व्यापारी को सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि उसका नुकसान होता है। हर साल कम से कम लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है दुकानदारों का। 50 बार इनको प्रशासन को और शासन में रिटर्न में दिया गया है, बातचीत की गई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई समाधान नहीं मिला है। व्यापारियों को तो एक तरह से इन्होंने लावारिस छोड़ दिया है। वहीं हरिद्वार के देहात क्षेत्र के तटबंधों की मरम्मत कराई जानी थी, लेकिन यहाँ भी औपचारिकता भर निभाई जा रही है। लिहाजा किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान है। अब ये तो प्रतिवर्ष ऐसे ही झेलना पड़ रहा है जी। यहाँ कोई मरम्मत नहीं होती इसकी। जो फसलें हैं, इस सब पानी भरकर सारी नष्ट हो जाए। बरसात में कुछ कटाव में चल जाए। ये फॉर्मेलिटी के लिए बरसात में दिखाओ 2-4 कट्टे घेर को। पूरे 1 साल तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया। अब मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है और बरसात के सीजन को लेकर लोग चिंतित हैं। वहीं डीएम का कहना है कि नाला निर्माण और तटबंध मरम्मत का काम जल्द किया जाएगा। ऐसे स्थान जो लास्ट जहाँ पे दिक्कत हुई थी, जहाँ पे नहरें बंद थी या नहरों में सफाई बहुत सालों से नहीं हुई है, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में तो हम लोग नगर पालिका के माध्यम से जितने भी नहर हैं उनकी सफाई करवा रहे हैं। तो रूरल एरियाज़ में ब्लॉक के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से हम इसकी सबकी सफाई करवा रहे हैं। 1 साल बाद भी जल भराव से निजात के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ, जो कई सवाल प्रशासन पर उठा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे कांवड़ियों के दल और पुलिसकर्मियों के बीच टकराव हो गया। कांवड़ियों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। देर रात सीनियर अधिकारियों के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। मामला सोमवार देर रात का है, जब यूपी के गाजियाबाद और बागपत जिले से आए कांवड़िये गंगा जल लेकर वापस लौट रहे थे। जैसे ही कांवड़िये कनखल थाना क्षेत्र के डेल होटल के पास पहुंचे तो वहां पुलिसकर्मियों ने उनसे गाड़ी हटाने के लिए कहा। इस दौरान पुलिस और कांवड़ियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद कांवड़ियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और धरने पर बैठ गए। एक कन्फ्यूजन की स्थिति वहाँ पे आ गई थी और फिर कांवड़ियों से रात में ही मैं जाके वार्ता किया और हमारी टीम भी वहाँ पे मौजूद थी। उनके जो गुरुजी थे वो भी आ गए थे और उन लोगों से तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई। फिर उन्होंने अपनी कांवड़ उठाई और चले गए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देहरादून की गढ़वाली कॉलोनी में रविवार की रात हुए गोलीकांड और प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में आक्रोशित लोगों ने 6 नंबर पुलिया चौराहे पर जाम लगा दिया। साथ ही मृतक रवि बडोला के परिजन भी धरने पर बैठ गए। सरकार से आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की, ताकि जिससे आने वाले समय में किसी और के साथ ऐसी घटना न हो। इसके साथ ही लोगों की मांग है कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए।
उन्होंने उनके साथ जो 2 भैया और गए थे तो उन्होंने उन तीनों पे गोलियां चलाई, बात तक नहीं करी, उन्होंने छूटते ही गोलियां चलाई। वो वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान्ड थे कि उन्हें क्या करना है। कि ऐसे लोगों को अपराध करने से रोकने का तरीका है कि इनके घर ध्वस्तीकरण करे जाएं, जो लोग बाहर से आकर इन अपराधों को कर रहे हैं उनको इनकाउंटर करा जाए, जैसे योगी सरकार कर रही है। धामी सरकार से हमसे अनुरोध यही है कि इन लोगों के साथ भी ऐसा करा जाए। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हादसा हो गया। यहां एक पुरानी अस्थायी दुकान टूट गई, जिसकी चपेट में आकर 7 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों को श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देर रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर यह हादसा हुआ। सभी घायल बुलंदशहर यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी खासी अलर्ट है। मंगलौर में चुनाव प्रबंधन कमेटी की मीटिंग को लेकर लौटे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मंगलौर को लेकर पार्टी ने विशेष रणनीति बनाई है। मंगलौर में सांसद त्रिवेंद्र रावत के साथ ही पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पूरी विधानसभा को 2 मंडल में बांटकर एक मंडल की जिम्मेदारी रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा को सौंपी गई है, तो दूसरे मंडल की जिम्मेदारी रानीपुर के विधायक आदेश चौहान को दी गई है। हमने मंगलौर को चुनाव की दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से बहुत व्यापक रणनीति को हमने अपनाया, जहां हमने अपने जो वहाँ के लोकसभा के सांसद हैं त्रिवेंद्र जी को उस विधानसभा का पालक बनाया है। स्वामी यशोधन जी को हमने चुनाव प्रबंधन समिति का हमने उनको प्रभारी बनाया है। इसके साथ साथ वहाँ 2 मंडल हैं, एक अपना मंगलौर ग्रामीण है, मंगलौर नगर मंडल है। नगर मंडल प्रदीप बत्रा जो हमारे रुड़की के विधायक हैं उनको हमने काम दिया है, और जो ग्रामीण मंडल है उसमें हमने अपने आदेश चौहान जो हमारे रानीपुर के विधायक हैं उनको काम दिया। कांग्रेस छोड़ राजेंद्र भंडारी बीजेपी में चले गए, लेकिन उनकी पत्नी अभी कांग्रेस में ही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी अब किधर रहेंगी, कांग्रेस में या फिर बीजेपी में? कांग्रेस का कहना है कि जिस बीजेपी ने करप्शन के आरोप में पद से हटाया, उसी की वॉशिंग मशीन में दाग धुलने वाले हैं। कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी बद्रीनाथ से अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन अब सवाल है कि चुनाव में उनकी पत्नी रजनी भंडारी किसका साथ देंगी, बीजेपी में अपने पति का या फिर अपनी पार्टी कांग्रेस का, और भविष्य में रजनी भंडारी किस पार्टी में रहेंगी? राजेंद्र भंडारी का कहना है कि उन्हें भी बीजेपी में ही समझिए। नहीं, ये तो बोलने की बात है। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरी पत्नी है, तो अलग अलग रहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये तो विपक्षियों का लगाया हुआ आरोप है, तो चलाते रहते हैं, ऐसी बातें बोलते रहते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। रजनी भंडारी चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इसी कार्यालय में घपले की जांच के बाद सरकार ने उन्हें पद से हटाया, फिर हाईकोर्ट जाकर रजनी भंडारी को कुर्सी मिली। इसी बात पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि क्या बीजेपी अब उन्हें जेल डालेगी या फिर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में दाग धुल जाएंगे? तो बीजेपी का कहना है कि रजनी भंडारी उपचुनाव में मदद करें, जल्द उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई जाएगी। राजेंद्र भंडारी जी जांच से बचने के लिए भी गए हैं। जो पूरी टोटल इसमें डील हुई है वो तो अब बीजेपी को बताना पड़ेगा कि जो जांचें चल रही थी वो आगे भी चलेंगी। जो बीजेपी कह रही थी कि जेल के सलाखों के पीछे होगा, क्या अभी भी जेल के सलाखों के पीछे डालेगा, या वॉशिंग मशीन में राजेंद्र भंडारी जी और उनकी पत्नी को डुबा के उनको भी बाहर निकाल लेंगे? तो ये तो बीजेपी को बताना होगा। नहीं, उनकी पत्नी की सदस्यता अभी पार्टी में हो नहीं पाई है, और अभी वो चुनाव में सहयोग करे, मदद करे, क्योंकि घर का मामला ऐसा हो नहीं सकता कि पत्नी अलग रहे, पति अलग रहे, संभव भी नहीं है। हम जिस दल के हम कार्यकर्ता उस दल में संस्कार रहते भी नहीं है। हम बहुत जल्द उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी सदस्य बनाएंगे। यही सियासत है। कुछ दिन पहले तक चमोली की जिस जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी हमलावार होती थी, अब वही रजनी भंडारी बीजेपी के लिए जरूरी हो गई है, और इसी के साथ विरोध की सारी वजहें खत्म हो गई हैं। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। बढ़ी गर्मी का असर इस बार फूलों की घाटी में भी दिखाई दे रहा है, जहां 15 दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ सैलानी फूलों की घाटी का दीदार करने के लिए पहुंचे। इस साल पिछले साल से 2 गुना सैलानी अभी तक घाटी का दीदार कर चुके हैं। पिछले साल 1 जून से 15 जून तक घाटी में 762 सैलानी पहुंचे थे,
जिसमें 755 देसी और 7 विदेशी सैलानी थे। इस साल 1 जून से 15 जून तक 1595 सैलानी घाटी में पहुंच चुके हैं, जिनमें 1582 देसी हैं और 13 विदेशी सैलानी हैं, जिससे वन विभाग को 3,13,100 रुपये का राजस्व अभी तक प्राप्त हुआ है। और आके फूलों की घाटी का दर्शन किया। बहुत ही सुंदर नजारा, नेचुरल ब्यूटी है। और फूलों की घाटी में अभी फूलों का खिलना शुरू हो रहा है। आगे चल के फूलों की घाटी में फूलों का बढ़ना और ज्यादा होगा। तो हम सब पर्यटक से आग्रह करते हैं, आप जब भी हेमकुंड साहिब के दर्शन करने आओ, फूलों की घाटी में जरूर से जरूर आइएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत नेचुरल ब्यूटी है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का काम चल रहा है, जिससे बद्रीपुरी को सुंदर और भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम में बहने वाले सीवर सीधे तौर पर अलकनंदा नदी में जाकर गिर रहे हैं, जिससे साधु संतों में नाराजगी है। पैदल मार्ग पर भी लगातार सीवर टैंक लीक हो रहे हैं, जिससे यात्रियों को मंदिर मार्ग तक जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बद्रीनाथ मंदिर के 100 मीटर की दूरी पर ही STP प्लांट बनाया गया है, जिससे बद्रीनाथ धाम में दुर्गंध फैल गई है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।